चलिए दोस्तों, आज पार्ट 20 में देखेंगे कि पार्ट 20 में भी कि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दिया रहेगा, जिसमें हम पूरा निचोड़ निचोड़ के समझाए हैं। और आपसे आग्रह है कि आप ज़रूर देखिए, कि आप शुरू से लेकर अंत तक दोस्तों देखिए, ताकि अच्छे से आपको भी समझ में आए। तो ये मतलब ये जो है जो लिसेंट जो हम बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, मतलब ये सभी ऑब्जेक्टिव मतलब परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। ठीक है, मतलब ल्यूसेंट को जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो अधिकतर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपसे आग्रह है कि मेरा फुल वीडियो देखिएगा। अगर इस चैनल पर नए हो तो दोस्तों आप प्लीज़ करके दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों, ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होइएगा। और चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शेरशाह का अंतिम सैन्य अभियान, शेरशाह का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था, तथा कह रहा है उसी में कि उस समय वहां का शासक कौन था। शेरशाह का अंतिम सैन्य जो अभियान था, तो उस समय मतलब जो सैन्य अभियान था तो कौन सा अभियान था। तो अगर उसी में आगे कह रहा है कि उस समय वहां का शासक कौन था, तो चलिए दोस्तों, इसका उत्तर होगा कालिंजर, यानी शेरशाह का अंतिम सैन्य अभियान होगा कालिंजर, जो कितने ईस्वी में हुआ था, तो 1545 ईस्वी में। और वहाँ का उस समय वहाँ का शासक कौन था, तो कीरत सिंह। क्या हो जाए दोस्तों, कीरत सिंह। चलिए दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में ही ब्राउ को गोला फटने से किस तिथि को शेरशाह की मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय वह किस नाम का आगन्य शास्त्र चला रहा था। तो चलिए दोस्तों, अच्छे से समझते हैं कि कह रहा है कालिंजर के जो किले को जीतने के क्रम में, तो वो ब्राउ का गोला जो फटा था, तो किस तिथि को फटा था जिसने शेरशाह की मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु के समय वह किस नाम का यास्त्र चला रहा था। तो इसका सही उत्तर क्या था दोस्तों, उनका शेरशाह की मृत्यु हुई थी तो 22 मई 1545 में हुआ था, और मृत्यु के समय वह किस नाम का आग्नेय शास्त्र चला रहा था, तो इसका उक्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो सही, इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, सासाराम, यानी जो बिहार में स्थित है। ठीक है, यानी सासाराम जो है वह शेरशाह का मकबरा है। तो शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो सासाराम, यानी सासाराम में ही शेरशाह का मकबरा स्थित है। ठीक है, यानी बिहार में जो सासाराम है वहीं शेरशाह का मकबरा स्थित है। चलिए दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शेरशाह का पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी बना, तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, ये जलाल खां, यानी शेरशाह का जो पुत्र था जलाल खां, वही उसका उत्तराधिकारी बना। ठीक है, चलिए दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जलाल खां किस नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। जलाल खां किस नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, इस्लाम खां। तो जलाल खां किस नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, तो इस्लाम खां के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, चलिए दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। क्या करा है, कह रहा है शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग थी। मतलब कह रहा है जो शेरशाह के शासनकाल में जो भू राजस्व था, तो उनकी दर उपज का कितना भाग थी। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, 1/3, यानी 1/3 भाग था। ठीक है, यानी 3 भाग में 1 हिस्सा। ठीक है, चलिए दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था को लागू करने में किसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा। शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था को लागू करने में किसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाए दोस्तों, टोडरमल। क्या हो जाए दोस्तों, टोडरमल, यानी शेरशाह के जो भू राजस्व था, तो उनकी व्यवस्था को लागू करने में तो टोडरमल का सर्वाधिक यानी सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा था टोडरमल जी का। ठीक है, चलिए दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शेरशाह ने भूमि की माप के लिए किसका प्रयोग किया।
तो जो शेरशाह जी थे वो भूमि को मापने के लिए किसका प्रयोग कर रहे थे? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? 32 अंक के सिकंदरी गज और सन की डंडी। क्या है दोस्तों? कि 32 अंकीय सिकंदरी गज व और सन की डंडी, ठीक है, इन्हीं का प्रयोग करते थे भूमि की माप के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन की ओर ले चलते, क्या करा है? कह रहा है शेरशाह द्वारा चलाया गया चांदी का जो सिक्का था वह क्या कहलाता था? शेरशाह द्वारा चलाया गया चांदी का सिक्का था तो वह क्या कहलाता था या कितने ग्रेन में का होता था? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? दाम, यानी दाम और 380, यानी जो दाम है वो 380 का ग्रेन का होता था, ठीक है। सिक्का वो क्या कहता था? तो दाम। और ये कितने ग्रेन का होता था? तो 380 ग्रेन का, ठीक है। चलिए दोस्तों अब कह रहा है कि शेरशाह द्वारा चलाया गया सोने का सिक्का क्या कहलाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असरफी। क्या हो जाएगा दोस्तों? असरफी, ठीक है। चलिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शेरशाह ने मौर्य में निर्मित किस सड़क की मरम्मत करवाई? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? ग्रैंड ट्रंक रोड। क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे की ओर क्वेश्चन चलते, क्या करा है? चलिए दोस्तों कह रहा है कि आधुनिक ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे प्राचीन काल में उत्तरपाथ कहा जाता था। तो आधुनिक ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वह जिसे प्राचीन काल में क्या तो उत्तरापथ कहा जाता था। और इसी में आज क्वेश्चन कर रहा है कि कहाँ से कहाँ तक जाती थी? जो उत्तरापथ था तो वो कहाँ से कहाँ तक जाती थी? तो आधुनिक ग्रैंड ट्रंक रोड जो जिसे प्राचीन काल में उत्तरपाथ कहा जाता था तो क्या कहा जाता था? तो सोनार गांव, यानी मतलब जो कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो सोनार गांव से लेकर पेशावर तक, यानी पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक, ठीक है। चलिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कह रहा है कि एक झील, यानी कह रहा है कि एक झील के अंदर ऊंचे टीले पर स्थित जो शेरशाह का मकबरा है वह कहाँ स्थित है? और आगे कह रहा है कि इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? सासाराम, यानी जो बिहार में स्थित है। तो सासाराम स्वयं शेरशाह ने, यानी सासाराम में जो है वह स्वयं अपने आप ने शेरशाह ने किए थे, ठीक है। तो एक झील के अंदर ऊंचे टीले पर स्थित शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित हो जाएगा दोस्तों? सासाराम। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो स्वयं, यानी जो शेरशाह जी थे वो अपने किए थे, अपने आप को किए थे। चलिए दोस्तों आगे कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अच्छे से कि समझिएगा दोस्तों कि कह रहा है शेरशाह ने किस इमारत को तुड़वाकर उसके ध्वजावशेषों से दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया था? तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों? दीन पनाह। क्या आ जाएगा दोस्तों? दीन पनाह, ठीक है। यानी शेरशाह ने किस इमारत को, मतलब शेरशाह जी थे वह किस इमारत को तोड़ कर उसके मतलब ध्वस्त कर दिए थे। ध्वस्त शेषों से दिल्ली में पुराने किले का निर्माण कर दिया था। तो मतलब शेरशाह जो थे वो उसने इमारत को तुड़वा कर वो उसका जो ध्वस्त कर दिया था। तो उन्हीं से ईंटों से मतलब दिल्ली का जो पुरानी किला था उनका निर्माण कराया था। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? दीन पनाह, यानी दीन पनाह, ठीक है। चलिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि कह रहा है शेरशाह द्वारा पुराने किले में निर्मित किला ए कुहाना मस्जिद के परिसर में किस नाम से एक अष्टभुजी तीन मंजिला मंडप निर्मित है? 3 मंजिला मंडप स्थित है, निर्मित है। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? शेर मंडप, ठीक है। यानी कह रहा है शेरशाह द्वारा पुराने किले में निर्मित जो एक किला एवं एक कुहाना है मस्जिद है उनका परिसर में 21 नाम से एक अष्टभुजी 3 मंजिला मंडप निर्मित है। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? शेर मंडल। क्या जगह दोस्तों? शेर मंडल, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि
शेरशाह ने किस स्थान पर सुरसुर यानी सुरसुर नामक नगर बसाया? शेरशाह जो थे उन्होंने किस स्थान पर सुरसुर नामक नगर बसाया? तो इसका सही उत्तर क्या हो दोस्तों? कन्नौज, यानी कन्नौज नगर में ही इन्होंने सुरसुर का नामक शेरशाह जी थे उन्होंने किस स्थान पर बैठाया था? कन्नौज में सुरसुर नामक नगर बसाया। ठीक है, चलिए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? सॉरी, अकबर का जन्म कब हुआ था? तो अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो अकबर का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। और कह रहा है आगे क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर कि कह रहा है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अब कह रहा है कि पहले जन्म हो गया था, अब कह रहा है वो जन्म हुआ था, तो वो कहाँ जन्म हुआ था अकबर जी का? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? अमरकोट, यानी अकबर का जो जन्म हुआ था तो उसका सही उत्तर जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? अमरकोट नामक स्थान पर हुआ था अकबर जी का जन्म। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे की ओर क्वेश्चन चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते क्या कह रहा है कि कह रहा है कि अकबर का जन्म वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित अमरकोट के किस राणा के महल में हुआ? अमरकोट लिखा गया, अमरकोट हो तो वहाँ पर सही कर लीजिएगा। कि कह रहा है अकबर का जन्म जो वर्तमान में पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत में स्थित अमरकोट जो है वह किस राणा के महल में हुआ था? तो वीर साल जी थे उनके राणा के, तो वीर साल राणा के महल में हुआ था। ठीक है, चलिए दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अकबर की माता का नाम क्या था? अकबर की माता का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर क्या हो दोस्तों? हमीदा बानो बेगम। क्या हो जाएगा दोस्तों? हमीदा बानो बेगम, यानी अकबर की जो माता थी उनके नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? हमीदा बानो बेगम। ठीक है, चलिए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अकबर के पिता का नाम क्या था? अब यहाँ पर आ गया कि माता का नाम हो गया, अब यहाँ पर आ रहा है कि अकबर के पिता का नाम क्या था। 21 नंबर है कि अकबर के पिता का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका हो जाएगा हुमायूं। क्या हो जाएगा दोस्तों? हुमायूं। ठीक है, यानी हुमायूं जो है वो अकबर के पिताजी थे। ठीक है, और माता जी हमीदा बानो बेगम। ठीक है, चलो दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन की ओर ले चलते क्या कर रहा है कि कह रहा है कि अकबर का बचपन जो है वह किसके संरक्षण में बीता? मतलब अकबर का जो बचपना था तो वह किनके साथ व्यतीत किए थे? तो प्रारंभिक 3 वर्षों में, यानी अकबर का बचपन जो है यानी 3 वर्षों के अंदर, 3 वर्षों से पहले किसके संरक्षण में बीता है? मतलब किनके साथ वो बीता है? तो अस्करी जी के साथ। ठीक है, चलो दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर का राज्याभिषेक कब तथा कहाँ किया गया? हुमायूं का जब मृत्यु हो गया था तो यानी अकबर के पिताजी का, तो हुमायूं की मृत्यु के बाद जो अकबर का राज्याभिषेक हुआ तो कब हुआ और कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 14 फरवरी 1556 ईस्वी को राज्याभिषेक कराया गया था अकबर जी को। और कहाँ किया गया था? तो कलानौर में, यानी अकबर जी का राज्याभिषेक कलानौर में किया गया था 14 फरवरी 1556 ईस्वी में। ठीक है, चलो दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर का राज्याभिषेक किसने किया? अकबर का राज्याभिषेक जो है वह किसने किया? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? बैरम खान ने। क्या किसने किया था? तो बैरम खान ने अकबर जी का राज्याभिषेक किया था। ठीक है, 14 फरवरी 1556 ईस्वी में। ठीक है, चले दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन की ले चलते क्या कह रहा है कि कह रहा है कि राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितने वर्ष हो रहा था? जब अकबर जी का जब राज्याभिषेक हो रहा था तब अकबर जी की आयु लमसम कितनी हो रही थी? तो 13 वर्ष 4 महीना हो रहा था। ठीक है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 13 वर्ष 4 महीना, यानी राज्याभिषेक के समय जो हो अकबर का जो आयु था वह कितने वर्ष का था? तो 13 वर्ष 4 महीने का। ठीक है, चलो दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर के गद्दी पर बैठने के बाद बैरम खां को कौन सा पद देकर उसका संरक्षक नियुक्त किया गया? तो इसका और कह रहा है कि साथ की उसे कौन सी उपाधि दी गई? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? गेट बंद करना मुखिस।
तो चलिए दोस्तों, तो अकबर की गद्दी पर 26 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि अकबर की गद्दी पर बैठने के बाद बैरम खां को कौन सा पद देकर उसका संरक्षक नियुक्त किया गया। और कह रहा साथ की उसे कौन सी साथ ही उसका, यहाँ पर साथ की नहीं होता, यहाँ पर साथ ही होता, सॉरी, कह रहा साथ ही उसे कौन सी उपाधि दी गई थी। मतलब जब अकबर जी थे वह गद्दी पर जब बैठने के मतलब जब अकबर जी गद्दी पर बैठ रहे थे तब उनको कौन सा पद देकर उनको संरक्षक नियुक्त किया गया और साथ ही उनको कौन सी उपाधि धारण की गई, मतलब उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो यानी कह रहा है कि संरक्षक कौन सा नियुक्त किया गया, तो वकील ए सल्तनत। और कह रहा है कि उसको कौन सी उपाधि दी गई थी, तो खाने खाना, यानी खाने खाना दी गई थी। ठीक है, उपाधि। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें कि कह रहा है जो सम्राट बनने के बाद अकबर का पहला महत्वपूर्ण युद्ध किसके साथ हुआ। सम्राट बनने के बाद जो है कि अकबर का पहला महत्वपूर्ण युद्ध किसके साथ हुआ था। जब सम्राट हुआ अकबर जी बन गए थे तो उनका जो युद्ध हुआ था तो सबसे पहले किसका हुआ, तो किसके साथ हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, हेमू के साथ हुआ था अकबर जी का पहला महत्वपूर्ण युद्ध, जो अत्यंत ही युद्ध प्रसिद्ध था सम्राट बनने के बाद। चलो दोस्तों, 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर तथा हेमू के बीच युद्ध कब तथा कहाँ हुआ था। अब है कि अकबर जब युद्ध में चला तो पहले बार, तो अकबर तथा हेमू के जो बीच हुआ था वह कब युद्ध हुआ था और कहाँ हुआ था। तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो पानीपत के नगर में हुआ था, शहर में हुआ था। ठीक है, चले दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते। क्या कह रहा है कि कह रहा है कि अकबर तथा हेमू के बीच हुआ युद्ध भारतीय इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है। अकबर तथा हेमू के जो बीच युद्ध हुआ था तो उसमें भारतीय इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, पानीपत का द्वितीय युद्ध, जो इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध है अभी। ठीक है, चलो दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर का मुख्य सेनापति कौन था। जो पानीपत का जब द्वितीय युद्ध हुआ था तो उसमें अकबर का मुख्य सेनापति कौन था। तो अकबर जी का मुख्य सेनापति कौन था, जिसका सही उत्तर हो जाएगा बैरम खां। ठीक है, पानीपत के द्वितीय युद्ध के समय जो अकबर का मुख्य सेनापति था तो वह बैरम खां। ठीक है, यानी बैरम खां अकबर का मुख्य सेनापति था पानीपत के द्वितीय युद्ध में। ठीक है, चल दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसके आदेश पर अकबर ने हेमू का सर धड़ से अलग कर दिया था। तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों बैरम खां, यानी किसके आदेश पर अकबर ने हेमू का सर धड़, यानी बैरम खां जी थे उस जो अकबर जी का जो मुख्य सेनापति था, तो उन्होंने बैरम खां ने ही हेमू को अकबर जी को कहे थे कि हेमू को सर धड़ से अलग कर देने के लिए, तो उन्होंने सर से धड़ को अलग कर दिया था। ठीक है, चलो दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते। क्या कर रहा है कि कह रहा है कि किसके आदेश पर अकबर ने हेमू को, ये तो हो ही गया था कि चलो 32 नंबर कह रहा है कि मुगल सम्राट अकबर ने अपने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से हुआ। मुगल सम्राट अकबर ने अपने साम्राज्य विस्तार का जो शुरुआत किया था तो किस विजय से किया था, किस खुशी, यानी किस खुशी के साथ किया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, मालवा विजय। यानी मुगल सम्राट के जो अकबर ने अपने जो साम्राज्य में विस्तार का आरंभ किया था तो उस समय मतलब किस विजय से किया, तो मालवा विजय के कारण। ठीक है, चलिए दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा कि प्रथम राजपूत शासक जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकारी। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, भारमल, यानी जो आमेर के थे। ठीक है, यानी प्रथम राजपूत शासक जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकारी, यानी भारमल जी थे, वो अब स्वेच्छापूर्वक उन्होंने अधीनता स्वीकार लिया अकबर की। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, देखते रहिएगा क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा भी, कि कह रहा है कि अकबर को किस राज्य को विजिट करने में सबसे अधिक संघर्ष करना पड़ा।
तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों, मेवाड़। यानी मेवाड़ जो थे मतलब अकबर को किस राज्य, तो मेवाड़ राज्य को विजित करने में सबसे अधिक संघर्ष मतलब कठिन परिश्रम करना पड़ा था, ठीक है, इनको पाने के लिए। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1576 ईस्वी में किन सेनापतियों को नेतृत्व यहाँ पर होता कह रहा है कि सेनापतियों को नेतृत्व में मुगल सेना ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, मान सिंह और आसफ खां। यानी 1576 ईस्वी में जो ये दोनों सेनापति थे मान सिंह और आसफ खां, इन्होंने ही सेना मतलब नेतृत्व के मुगल सेना में मेवाड़ पर आक्रमण किया था, ठीक है। चलिए दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन क्या करा देखते हैं कि कह रहा है 1576 ईस्वी में मुगल सेना के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। 1576 ईस्वी में जो मुगल सेना का जो आक्रमण हुआ था तो उस समय वहाँ का शासक कौन था। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों, राणा प्रताप, ठीक है। चलिए दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मुगल सेना तथा अकबर के बीच जो युद्ध हुआ था, सॉरी पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। कह रहा है कि मुगल सेना तथा अकबर के बीच जो युद्ध हुआ था तो जिसमें मुगल सेना की विजय हुई और इतिहास में इस किस नाम से प्रसिद्ध है। अब क्वेश्चन समझाते। कह रहा है मुगल सेना तथा अकबर के बीच जो युद्ध हुआ था, ठीक है, मतलब जो मुगल सेना और अकबर के बीच जो युद्ध हुआ था तो उसमें मुगल सेना की विजय हुआ था। तो ये जो युद्ध हुआ था पानीपत का शायद युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध। तो चलिए तो मुगल सेना की सेना विजय हुई तो इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध था, हल्दी घाटी की युद्ध, जिसमें मुगल सेना और अकबर के बीच युद्ध हुआ था हल्दी घाटी के युद्ध में। तो उसमें मुगल सेना की विजय हुई थी और अकबर की पराजय हुई थी, ठीक है। तो इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है, हल्दी घाटी के युद्ध से प्रसिद्ध इतिहास में, ठीक है। चलिए दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन की ओर ले चलते। क्या करें, कह रहा अकबर का अंतिम अभियान किस राज्य के विरुद्ध था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आसिरगढ़, यानी 1601 ईस्वी में, ठीक है। यानी अकबर का अंतिम जो अभियान था वह किस राज्य के विरुद्ध था। तो इसके अंतिम विरुद्ध किसके साथ था, तो किस राज्य के साथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आसिरगढ़, यानी 1601 ईस्वी में, ठीक है। 39 नंबर, अकबर की मृत्यु कब तथा किस रोग से हो गई थी। तो अकबर की मृत्यु जो हुई थी तो कब हुई थी, तो 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई थी। और किस रोग से हो गई थी, तो डायरिया, यानी डायरिया रोग से इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन, अकबर की मृत्यु के बाद उसका एकमात्र जीवित पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी बना। यहाँ अकबर की मृत्यु के बाद, यहाँ बात कर लीजिएगा, अकबर की मृत्यु के बाद, ठीक है, यहाँ बात कर लीजिएगा। तो बाद उसका एकमात्र जीवित पुत्र जो था वो उसका उत्तराधिकारी बना। तो इसका पुत्र का नाम क्या है दोस्तों, सलीम उर्फ जहांगीर, ठीक है, जो उत्तराधिकारी बना था अकबर की मृत्यु के बाद, ठीक है, उनका बड़े पुत्र। चलो दोस्तों अब कह रहा है कि अकबर द्वारा तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त कब किया था। अकबर जी थे, उनके द्वारा तीर्थ यात्रा जो हो रहा था तो उसका समाप्त कब किया गया। तो 1563 ईस्वी में इन्होंने समाप्त कर दिया था, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन कर रहे थे 42 नंबर कि अकबर द्वारा जजिया कर समाप्त कब किया गया। मतलब जो अकबर द्वारा जो जजिया चलाया गया था तो उनका समाप्त कब किया गया था। तो 1564 ईस्वी में, ठीक है। चलिए दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना कब की गई। मतलब अकबर द्वारा जो इबादत खाने की स्थापना हुई थी तो वह कब की गई थी। तो 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अच्छे से समझते चलिएगा ताकि दिक्कत न हो क्वेश्चन बनाने में। चलिए दोस्तों, अकबर द्वारा इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति कब दी गई। अकबर द्वारा इबादत खाने में जो सभी धर्मों का लोगों का प्रवेश की थी तो उनमें अनुमति कब दी गई थी, उनको धर्मों के लोगों को प्रवेश देने की। तो अब कब दी गई, तो 1578 ईस्वी में। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका उत्तर, 1578 ईस्वी में लोगों को मतलब सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति दी गई थी 1578 ईस्वी को, ठीक है।
45 नंबर क्वेश्चन, अकबर द्वारा दीन ए इलाही की घोषणा कब की गई? अकबर द्वारा जो दीन ए इलाही की घोषणा की थी तो वह कब की गई थी? तो 1582 ईस्वी में, यानी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1582 ईस्वी में। ठीक है, चलिए दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन की ओर ले चलते। क्या करा कि कह रहा है कि अकबर के फतेहपुर सीकरी स्थित इबादत खाने में होने वाले धार्मिक वाद विवाद में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी? अकबर के फतेहपुर सीकरी स्थित जो है इबादत खाने, तो उनमें होने वाले धार्मिक विवाद मतलब लड़ाई झगड़े जो होता है वाद विवाद में, तो किसका महत्वपूर्ण भूमिका होती थी धार्मिक? तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों अबुल फजल, यानी कि इनकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती थी वाद विवाद में। ठीक है, चलिए दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि अकबर ने किस धर्माचार्य की जगत गुरु की उपाधि दी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरि विजय सूरी। ठीक है, यानी कह रहा है अकबर ने किस धर्माचार्य की जगत गुरु जो है उनकी उपाधि दी गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा हरि विजय सूरी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे की ओर क्वेश्चन चलते हैं। क्या करें दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते चलिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या करें कि कह रहा है मोहम्मद सलीम उर्फ जहांगीर का जन्म फतेहपुर जो सीकरी में हुआ था, तो उस स्थिति में स्थित किस प्रसिद्ध सूफी संत की कुटिया में हुआ था जिसके नाम पर ही उसका नाम पर? यानी कह रहा है क्वेश्चन कि समझिएगा दोस्तों कि कह रहा है मोहम्मद सलीम उर्फ जहांगीर का जन्म जो फतेहपुर सीकरी में हुआ था, तो उस जगह के यानी स्थिति के किस प्रसिद्ध सूफी संत की कुटिया में हुआ था? तो तो जिसके नाम से उसके ही नाम पर उसका नाम पड़ा, तो इसका सही उत्तर जो है शेख सलीम चिश्ती। कुटिया का नाम चिश्ती था और उसका जिसके नाम पर उसकी नाम पड़ा तो शेख सलीम चिश्ती। चलिए दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है जहांगीर की माता का नाम क्या था? जो जहांगीर की माता जी थे तो उनका माता का नाम क्या था? तो मरियम उज्जमानी। क्या जो दोस्तों मरियम उज्जमानी। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन। क्या करें कि कह रहा है कि मरियम उज्जमानी आमेर के किस राजपूत राजा की पुत्री थी? मरियम उज्जमानी आमेर के तो किस राजपूत राजा की पुत्री थी? इसका सही उत्तर है दोस्तों भारमल। क्या है दोस्तों भारमल। तो चलो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आपसे आग्रह है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। ठीक है, तो चलो दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा और मेरे चैनल पर डेली बनते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। तो हम प्रत्येक दिन एक वीडियो अपलोड करते रहते हैं और एक शॉर्ट वीडियो डालते रहते हैं करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो दोस्तों चलो दोस्तों ऐसे ही आप प्यार देते रहिए और हम वीडियो को अपलोड करते रहें। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं वीडियो के साथ। तो चलिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।